नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, सीधे प्रयागराज से। महाकुंभ में आस्था का सैलाब लगातार जारी है। तीसरी शाही स्नान पर लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। तीसरे अमृत स्नान में 2.33 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में आस्था का सैलाब लगातार जारी है। तीसरा शाही स्नान हुआ, लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। तकरीबन 2.33 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी पर लोगों ने पवित्र स्नान किया। संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ गया। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान हुआ है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए लोग नजर आए। शरीर पर भभूत लगा हुआ था, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी। तमाम साधु संत इसी अंदाज में वहां पहुंचे। हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संतों ने स्नान किया। इसके लिए वे संगम पहुंचे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत, उन्होंने संगम में अमृत स्नान किया। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने भी डुबकी लगाई। शाम 5 बजे तक सभी 13 अखाड़ों ने स्नान कर लिया। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर थे। लोग नागा साधियों की चरण रज माथे पर लगाते हुए नजर आए। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। तो प्रयागराज में लगातार महाकुंभ के अवसर पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अमृत स्नान के उपलक्ष्य में, चूंकि बसंत पंचमी का भी अवसर था और ऐसे में अंतिम अमृत स्नान था, इसे लेकर भी पूरी तैयारियां नजर आई। लोगों में गजब का जोश और उत्साह, और खासकर साधु और संत वहां पर पूरी संख्या और पूरे जोर के साथ नजर आए। और उसी के साथ हमने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूटान के नरेश का भी स्वागत करते हुए देखा था। और अब देखिए, वह भी प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तो इससे बड़ी मिसाल और क्या दी जाएगी कि देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे। एक महापर्व सा बन गया यह महाकुंभ। और जिस तरह से महाकुंभ में आस्था का सैलाब लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। और बसंत पंचमी का यह जो अवसर था, उस पर भी तकरीबन 2.33 करोड़ लोग स्नान करते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जो आलोक, अब तो अंतिम अमृत स्नान भी पूर्ण हुआ बसंत पंचमी के अवसर पर, और तमाम तैयारियां भी स्वाभाविक तौर पर देखी जा सकती थी कि की गई। ऐसे में लोगों में कैसा माहौल रहा, उत्साह रहा? और पिछली बार चूंकि महाकुंभ में ऐसा भगदड़ मच गया था और उसके बाद उस दिन भी अमृत स्नान का उपलक्ष्य था, और कल जो संपूर्ण अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा की बात करें, किन्नर अखाड़ा हो, तमाम अखाड़ों ने वहां पर संगम में स्नान किया। कैसा नजारा देखने को लगा और कैसी छटा बिखरी? पूरी व्यवस्था के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूरी देश और दुनिया से आए भक्त श्रद्धालुओं ने दिव्य, भव्य, अलौकिक, अद्भुत महाकुंभ 2025 में आस्था की डुबकी लगाई। और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में संगम में पूजन किया और उसके बाद स्नान किया। तो बिल्कुल माना जा सकता है कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या में एक दुखद घटना हुई, उसके बाद किसी भी तरीके की उत्साह या आस्था में कोई कमी नहीं आई। और श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो संगम की तरफ बढ़ता चला गया। और सबने संगम और आसपास के जितने घाट हैं जो बनाए गए थे, और सुरक्षा के मद्देनजर इस बार सख्त निर्देश दिए गए थे कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो जो निकटवर्ती घाट है वहां पर स्नान करें और सकुशल वापसी के लिए निकल जाए। तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखा गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया था कि जो बेहद योग्य अधिकारी थे उनकी नियुक्ति इस बार बसंत पंचमी के स्नान के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। चाहे वो आईएएस भानु गोस्वामी हो, जो उस पिछले महाकुंभ में जिलाधिकारी थे, आशीष गोयल थे, मंडलायुक्त थे, और साथ ही पुलिस के कई अच्छे ऑफिसर्स को, त्रिभुवन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, इन लोगों को लगाया गया। और इसका ही नतीजा था कि बहुत सकुशल, सुरक्षित तरीके से सभी श्रद्धालुओं को स्नान करके उनके यहाँ वापस भेज दिया गया। कहीं भी एक जगह भीड़ एकत्रित नहीं हो पाई। भीड़ को बिल्कुल एकत्रित होने नहीं दिया गया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत
पुख्ता तरीके से, और खुद मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री ने एक एक घटना की जानकारी, एक एक स्नान के संबंधी पूरी संपूर्ण जानकारी लेते रहे। और ऐसे में जो अलौकिक भव्य दिव्य महाकुंभ का जो बसंत पंचमी का अमृत स्नान था वो हो गया, और सभी अखाड़ों ने बहुत सुरक्षित ढंग से स्नान को किया। तो ये माना जा सकता है कि बसंत पंचमी का जो स्नान था वो सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से संपन्न हो गया, और सबने बहुत राहत की सांस ली, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मौनी अवस्था भगदड़ के बाद सरकार के सामने, यूपी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इस स्नान को किस तरीके से अच्छे ढंग से बिना किसी दिक्कत परेशानी समस्या के संपन्न कराया जाए, और इसमें सरकार सफल रही है। और अगर भीड़ की बात की जाए तो जनसैलाब और जनमानस किसी भी तरीके से आस्था कम नहीं पड़ी है, सभी संगम की तरफ बढ़े जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, धर्म और आस्था का नजारा देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। तो कोई कमी आस्था में नहीं आई है, और जनसैलाब और भीड़ बराबर संगम के क्षेत्र में बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यह पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह के मामले में सुनवाई, और उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी गूंजेगी, सुनवाई होगी। एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेअंत सिंह हत्या के मामले से जुड़ी हुई और उसमें दोषी जगतार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जगतार सिंह द्वारा तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर करने की मांग की है। 28 साल से, तकरीबन 28 साल से वह जेल में बंद हैं। 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग बनाकर जगतार सिंह अपने साथियों के साथ भाग निकला था। 2005 में फिर से गिरफ्तार होने के बाद उसे तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो जगतार सिंह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उन्होंने याचिका लगाई है और बेअंत सिंह की हत्या के यह दोषी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख करेंगे। तो विवेक, अब देखिए, तिहाड़ जेल से खुद को ट्रांसफर करने की अपील की है अब जगतार सिंह ने, हालांकि वह दोषी हैं इस पूरे मामले में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। या पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, और चूंकि वो पिछले बार एक बार भागने में भी सफल हुए थे, तो इसमें क्या कुछ निष्कर्ष पर निकल सकती है सुप्रीम कोर्ट संभवतः? विवेक। विवेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, हेलो विवेक, हाँ, एक बार सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। ये बेअंत सिंह की हत्या के जो दोषी जगतार सिंह हैं, अब इनके मामले में सुनवाई है, और क्या कुछ अपेक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से? एक बार ये भाग भी निकले थे पंजाब में। बिल्कुल, जगतार सिंह हवारा ने अपनी जो ट्रांसफर है वो तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में जी। तो विवेक से हमारा संपर्क ठीक से स्थापित नहीं हो पाया है, कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन हम यह बात आपको बता रहे हैं कि बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जगतार सिंह ने याचिका लगाई है कि उन्हें तिहाड़ जेल से शिफ्ट कर पंजाब के किसी जेल में ट्रांसफर किया जाए। तकरीबन 28 साल से वह जेल में बंद है। उस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रीय खेलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। ताइक्वांडो का निदेशक नियुक्त किए जाने पर आरोप लग रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई, जो उत्तराखंड में इस बार संपन्न करवाई जानी है। ऐसे में अब भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। ताइक्वांडो का निदेशक नियुक्त किए जाने पर आरोप लगे हैं। टी प्रवीण कुमार की जगह एस दिनेश कुमार को निदेशक नियुक्त करने पर आरोप लगा है। ताइक्वांडो में मैच फिक्सिंग का आरोप, कई मेडल के सौदे की भी बात निकलकर सामने आ रही है। शिकायत पर अब क्या कार्रवाई होगी यह देखना होगा, लेकिन डीओसी हटाए गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में गंदा खेल खेले जाने की आशंका पर ताइक्वांडो के डीओसी को हटा दिया गया है। आरोप है कि स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक दिलाने के नाम पर 3 से लेकर 10 लाख रुपए तक और इसके बाद बात हुई थी, और इसके साथ ही स्पर्धाओं के परिणाम मैच से पहले ही तय कर दिए गए। इस शिकायत पर गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी यानी जीटीसीसी ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता के डीओसी टी प्रवीण कुमार को हटाकर एस दिनेश कुमार को नया निदेशक नियुक्त किया है।
यह फैसला पीएमसी समिति यानी प्रिवेंशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ कंपटीशन की कड़ी सिफारिशों के बाद लिया गया। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि खेल से संबंधित कम से कम 50% नामित तकनीकी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रमाणन वाले विधिवत योग्य अफसरों से बदला जाए। तो ये खबर हम आपको राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां ताइक्वांडो के निदेशक बदले गए हैं और एक अलग निदेशक नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठ गए हैं। यह बात निकलकर सामने आई है कि स्पर्धाओं में एक तरह से मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सतीश, अब देखिए, यूं तो उत्तराखंड में हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की, प्रतिस्पर्धा की, जोश की, खिलाड़ियों की, लेकिन उसमें एक यह बदनुमा सा दाग लगता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें मैच फिक्सिंग के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला है क्या? में बहुत जोश और जुनून के साथ 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा था और चल रहा है। लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। लोगों को इस तरीके से यहाँ पे ये लग रहा था कि 38वें खेल में 38वें और उत्तराखंड सरकार को भी ये था कि 38वें राष्ट्रीय खेल में वो खेल नाम हो, एक उत्तराखंड का नाम हो जिसमें कि देश और दुनिया के बच्चे आ रखे हैं, देश और दुनिया के खिलाड़ी आ रखे हैं, जिसको कि एक नाम दिया। उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी अंतर्राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए। तो इस तरीके से ये दाग लग पाया और जिस तरीके ये इतनी बड़ी घटना सामने आई तो एक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि पैसों के चक्कर में मेडल खरीदना और पैसे ले दे के इस तरीके का काम करना, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा जो इन बच्चों के तो है कि ये इस तरीके का कृत्य करवा रखे थे। और ये वो अधिकारी जिसने पैसों के चक्कर में अन्य बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाह रहा था, भले वो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी नजर रखनी पड़ेगी सभी अधिकारियों को, सभी खिलाड़ियों को अभी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के कृत्य आगे ना हो। और क्योंकि अभी खेल बाकी है, लेकिन ये है कि उन बच्चों का मनोबल गिर जाता है। दो बच्चे जो है अपने लगन और मेहनत से काम करते हैं, उन बच्चों का मनोबल गिरना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर एक बार मनोबल टूटता है तो मनोबल उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मोहम्मद फिरोज से मिलने मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित कटैया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिरोज से बातचीत कर उनके साथ हुई घटना की जानकारी दी। दरअसल मोहम्मद फिरोज ने पुलिस पर जमकर पिटाई का आरोप लगाया था, जिसमें वो घायल भी हो गए थे। अपनी आपबीती सुनाते हुए फिरोज तेजस्वी के आगे फूट फूट कर रोने लगे। उनकी बातें सुनने के बाद तेजस्वी ने कहा कि बिहार में यही सब हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह सब मालूम होगा। स्थिति यह है कि लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जिस पुलिस को जनता की सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए वो भक्षक बनी हुई है। तेजस्वी ने कहा कि निर्दोष आदमी की पिटाई की गई और पुलिस ने रात भर उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया। 25,000 रुपए घूस लेकर उसे छोड़ा गया। ऐसे डीएसपी और पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं उनका संघीकरण हो गया है, और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नजर से ये देखते हैं, ऐसी नजर वालों का नजर सही कैसे होगा, इसका तौर तरीका हम लोग अच्छे से जानते हैं। संभल के एंचोड़ा कंबोह स्थित कल्की धाम पर रविवार को कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कुंभ हमारी आस्था का महापर्व है। महाकुंभ में जो दुर्घटना घटी है यह बेहद दुखद है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के गृह मंत्री ने और देश के सभी लोगों ने दुख प्रकट किया है और संवेदना जताई है। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता हैं, यह लाशों पर सियासत करना जानते हैं। यह मौतों की बुनियाद पर सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। यह बेहद निंदनीय और अफसोसजनक है। मौत जहां होती है उन्हें तो दर्द होना चाहिए, यह राजनीति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जहां 10 करोड़ से अधिक लोग इकट्ठा है, वहां अगर कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए सब बेहद दुखी हैं, लेकिन मौत पर सियासत
नहीं करनी चाहिए। गोंडा से सीएम योगी ने कहा कि 10 साल पहले देश का सबसे गंदा शहर गोंडा था। आज विकास इसमें आगे है। गोंडा को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हजारों लोगों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर सहयोग करेगी। बीजेपी सरकार में वनटांगिया परिवारों को जीने का हक मिला है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी। वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। ये समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है उस घटना के पीछे इस समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दलित युवती के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के रोने पर कहा कि वो केवल नौटंकी कर रहे हैं। इस तरह के जहां भी अपराध होते हैं वहां समाजवादी पार्टी के लोग ही निकलते हैं। जांच में जो अपराधी पकड़े जाएंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बजट की तुलना प्रोफेसर राम गोपाल यादव पाकिस्तान से कर रहे हैं। इस पर कहा कि वह प्रोफेसर है, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर से वह पढ़ाई करें। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि महाकुंभ का हादसा दुखद है, हम लोग भी दुखी हैं। अखिलेश यादव इस बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो स्वयं वीआईपी की तरह से वहां पर डुबकी लगाकर आए हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। घटना की जांच हो रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव में कमल खिलेगा। बजट शानदार आया है, गरीब, महिलाओं, मजदूरों के लिए अच्छा है। हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। हम लोग भी दुखी हैं, ये लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक वीआईपी की तरह डुबकी लगा करके आए हैं, बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है ये। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं। धन्यवाद। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां महाकुंभ में एक और भीषण हादसा हुआ है। हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया। हादसे में 6 श्रद्धालुओं के झुलसने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई हम बता रहे हैं, जहां हीलियम गैस से भरा एक हॉट एयर बैलून फटा है। भीषण हादसा हुआ है, 6 श्रद्धालु झुलस गए हैं इसमें। प्रयागराज महाकुंभ में एक और यह बड़ा हादसा। सोमवार को हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया, जिससे उसकी बास्केट में सवार 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित हॉस्पिटल यानी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। यह हादसा महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 20 के अखाड़ा मार्ग के पास हुआ, जहां सोमवार को बसंत पंचमी के स्नान पर्व के दौरान दोपहर के वक्त हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बैलून फट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हीलियम गैस भरने के बाद बैलून जमीन से उड़ रहा था। तभी धमाके की आवाज के साथ बैलून फट गया, जिससे बास्केट में सवार सभी श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए। यह खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में एक और भीषण हादसा हुआ और इस बार हॉट एयर बैलून फटा है और उसके फटने की वजह से उसमें सवार जो भी लोग थे वो इसकी चपेट में आए, वो झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, गंभीर रूप से वह घायल है। इसके साथ ही अब यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ।
जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में शहीद मेले का आयोजन कई दिनों से किया जा रहा है। इस मेले में जनपद के वो शहीद जिन्होंने आजाद हिंद की लड़ाई में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के प्रति जान की बाजी लगाई, हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे शहीदों की याद में प्रतिवर्ष शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके चलते मेले में स्वतंत्र सेनानियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह शिरकत करने पहुंचे। जहां जिलाधिकारी मैनपुरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंच को साझा किया, फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर कस्बा बेवर स्थित नौनिहाल छात्राओं ने संस्कृत कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने मंच साझा करते हुए शहीदों के याद में मौजूद दर्शकों को संबोधन देने का भी काम किया। उस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है, जहां फडणवीस सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा अनिवार्य हो गया है। तो यह बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, फडणवीस सरकार ने एक फैसला लिया है और महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अब मराठी भाषा अनिवार्य हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब से सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया है। अब सभी सरकारी दफ्तरों में मराठी में बोलने और काम करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही सरकारी कंप्यूटरों में भी मराठी भाषा का कीबोर्ड अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में तीसरे विश्व मराठी सम्मेलन में बोलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए मराठी साहित्य को डिजिटल रूप में संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने मराठी भाषा विभाग को AI आधारित भाषा मॉडल विकसित करने का निर्देश दिया ताकि मराठी साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। सीएम ने राज्य के मराठी भाषा विभाग को मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए AI का इस्तेमाल करके एक छोटा भाषा मॉडल विकसित करने का निर्देश दिया। वहीं अगर कोई सरकारी अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यालय व विभाग के प्रभारी के पास औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो यह खबर महाराष्ट्र की हम आपको बता रहे हैं, जहां अब वहां तमाम सरकारी कार्यालयों, इसके साथ ही अर्ध सरकारी जो भी कार्यालय हैं, नगर निगम के कार्यालय, सब जगह मराठी अनिवार्य कर दिया गया है। मराठी में बातचीत करना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही कंप्यूटर में भी मराठी कीबोर्ड अब इंस्टॉल किया जाएगा, अलग से इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब मराठी वहां पर जरूरी हो गया है, उसे कंपलसरी किया जाएगा। तमाम महाराष्ट्र के जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर इसे लागू किया जाएगा। इसके साथ ही यह कहा गया है कि मराठी साहित्य को और आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए AI आधारित भाषा मॉडल विकसित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि मराठी साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। सीएम ने राज्य के मराठी भाषा विभाग को मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए AI का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया है, एक मॉडल बनाने को कहा है। अगर कोई सरकारी अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यालय या विभाग के प्रभारी के पास औपचारिक शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अब मराठी भाषा अनिवार्य हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा फैसला किया है और मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा निर्णय है। और अब झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हेमंत सरकार का एक बड़ा फैसला है। झारखंड में CAA UCC खारिज करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर रांची से आ रही है। हेमंत कैबिनेट का एक बड़ा फैसला है जिसमें झारखंड में CAA UCC खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। NRC को भी खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां NRC को खारिज करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके साथ ही UCC और CAA के प्रस्ताव को खारिज करने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब झारखंड में CAA UCC खारिज करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। NRC को भी अब
खारिज करने का जो प्रस्ताव है वह भी पारित कर दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए, इन दोनों पर हेमंत सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसके साथ ही एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर और सिटीजन्स में भी अब इसे प्रस्ताव को खारिज करने की बात हुई है और इस पर अब सहमति लग गई है। यह बड़ी खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं लगातार, जहां एनआरसी को खारिज करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। यह बड़ी खबर है और इसमें सीए और यूसीसी के प्रस्ताव को भी खारिज करने का फैसला लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।